अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन 2.3 स्टडी करेंगे, कैलकुलेटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग लिमिट लॉज। इससे पहले सेक्शन 2.2 में हमने ग्राफिकल कंप्यूटेशन देखी थी। कंप्यूटेशन नहीं थी, बेसिकली वो एस्टिमेशन थी। हमने ग्राफिकली एस्टिमेट किया था लिमिट्स को, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकली एस्टिमेट किया था लिमिट्स को। ठीक है। ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल एस्टिमेशन में हमारा ज़्यादातर फोकस किस बात पे था? हमारा ज़्यादातर फोकस इस बात पे था कि लिमिट होती क्या है, आपको ये समझ में आ जाए। राइट। लिमिट के इंट्यूटिव इंट्रोडक्शन था। आज हम जो है करेंगे कैलकुलेटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग लिमिट लॉज, मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। यानी अब हमारे पास जवाब जो आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, एस्टिमेटेड आंसर नहीं आएगा। इसके लिए कुछ हमारे पास फंडामेंटल लॉज हैं जो हमको पता होना चाहिए। इनका प्रूफ हमारे स्कोप में शामिल नहीं है इस बुक के। इसकी अपेंडिक्स के अंदर इसका प्रूफ शायद गिवन हो, वहाँ वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, या किसी और बुक के अपेंडिक्स में इसका प्रूफ गिवन होता है, लेकिन जनरली जो है ये करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉज हैं लिमिट के, जो कि आपको इतना ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेमोराइज करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल से लॉज हैं। वही लॉज हैं बेटा कि अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, इनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअली। एफ ऑफ एक्स भी की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है पॉइंट ए पर, एंड जी ऑफ एक्स की भी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है पॉइंट ए पर, तो इन दोनों फंक्शंस के एडिशन की लिमिट को, अगर ये दोनों फंक्शन ऐड करके इसको लिमिट अप्लाई की जाए, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स की लिमिट और जी ऑफ एक्स की लिमिट मीन्स ये लिमिट जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स पे और जी ऑफ एक्स पे। लेकिन कंडीशन क्या है इसके अंदर? कंडीशन ये है बेटा कि इनकी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस लिमिट को। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात आप लोगों के? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, या एफ एफ अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 2 है, लेट्स सपोज। ठीक है। और दूसरा, जी ऑफ एक्स की लिमिट आपको पता है फॉर एग्जाम्पल -1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को अगर आपको कंप्यूट करने के लिए कहा जाए, तो आप इसको लिमिट दोनों पर अलग अलग लगा सकते हो, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करती है ना। एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, जी ऑफ एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस तरह के लिखने के लिए जरूरी है कि इनकी इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट करे। और ये क्या हो जाएगा? 2 - 1, 2 प्लस ऑफ ये -1 आ गया, और ये जवाब कितना बन जाएगा इसका? 1 बन जाएगा। मतलब इन दोनों फंक्शंस की एडिशन की लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है वो तो 2 गिवन है, लेकिन अगर आपको जी ऑफ एक्स की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट, तो फिर अगर आपको लिमिट फाइंड करनी हो, तो मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। फिर मैं इसे अलग अलग करके फाइंड नहीं कर सकता, ये रिलेशनशिप जो है क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी बेटा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दोनों का एग्जिस्ट करना। ये बात जहन में रखिएगा, दोनों एग्जिस्ट करें तब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला या लॉ जो है यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे होंगे और कंबाइन लिमिट लगी होगी, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों पे अलग अलग। और इसी तरह से अगर
फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है। फिर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है, बात वो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स पे भी लिमिट लग सकती है अलग से, और जी ऑफ एक्स पे भी लिमिट लग सकती है। फिर पांचवा ला क्या है बेटा, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, कि वो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे और साथ में जी ऑफ एक्स की लिमिट, डिनोमिनेटर की लिमिट जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की लिमिट जीरो आ रही है तो फिर ये मैं अलग अलग नहीं कर सकता इसको। ठीक है। चलें बेटा, ये पांच लाज आ गए जो कि फंडामेंटल लॉज हैं, जो हमें यूज होंगे, बहुत ही यूजफुल हैं लिमिट फाइंडिंग में। इसके बाद अब ये आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें आपको कंप्यूट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 5 जी ऑफ एक्स, और लिमिट अप्रोच करनी है, लिमिट जो अप्लाई करनी है एक्स अप्रोचेस टू -2। तो बेटा इस ग्राफ के अंदर आपका फंक्शन जो है ये रेड लाइन की सूरत में दिया हुआ है, और ये ब्लू लाइन जो है ये जी ऑफ एक्स है। तो पहले अभी चेक करो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो एक्स अप्रोचेस टू -2, ये जीरो है, ये बेटा -1 हो जाएगा, और ये आएगा -2। ठीक है। -2 पे देखो एफ ऑफ एक्स भी की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, निकल जाएगी। एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, और जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, वो है -1 है। तो दोनों फंक्शंस की लिमिट, इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है मैं वो वहाँ पर जो ला है वो यूज कर सकता हूँ, लिमिट को दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, लिमिट को दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 5 जी ऑफ एक्स। और उसके बाद क्योंकि जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो ये 5 जो है बाहर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 बाहर आ गया, और ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 जी ऑफ एक्स। और ये एफ ऑफ एक्स की लिमिट -2 पे कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, ग्राफ से हमें पता चल गया है 5। और जी ऑफ एक्स की लिमिट -2 पे कितनी आ रही है बेटा, -1 आ रही है। तो ये कितना बन जाएगा, -5 प्लस 1 कितना आ गया, -4। ये आंसर आ गया। बच्चों देख लो, तो इसका आंसर देखो यहाँ भी आपके पास इस बुक में क्या कंप्यूट हुआ है, -4 कंप्यूट हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 जी ऑफ एक्स निकाल लिया बाय यूजिंग लिमिट लॉस। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की इंडिविजुअल लिमिट हमें गिवन थी, उसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अच्छा देखो पार्ट बी के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ और जी, इन्हीं फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। और लिमिट कहाँ निकालनी है, एक्स अप्रोचेस टू 1। तो एक्स अप्रोचेस टू 1 पे अगर आप चेक करो तो 1 पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जी ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि जी ऑफ एक्स में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, इसकी राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, तो दोनों डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते लिमिट को। लेकिन हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना दोनों की, और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। जी ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इधर इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूर कंप्यूट कर सकते हैं। मीन्स कि डबल साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालते हैं पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में हम एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। और इसको मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है खाली, तो ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स की भी एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जी ऑफ एक्स की भी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस जी ऑफ एक्स। और ये बन जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स 1 माइनस पे किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 2 को अप्रोच कर रहा है, ये 2 हो गया। और जी ऑफ एक्स 1 माइनस पे किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, ये अप्रोच कर रहा है -2 को, तो ये आएगा -4। तो ये हमें क्या निकली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स।
ठीक है। और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले फॉर्मूले के अंदर वन प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एफ और जी पर। तो वन प्लस पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट, क्योंकि दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है, वन प्लस पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वन प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन प्लस जी ऑफ एक्स। और वन प्लस पे एफ ऑफ एक्स इसको अप्रोच कर रहा है बेटा, टू को अप्रोच कर रहा है। और वन प्लस पे जी ऑफ एक्स इसको अप्रोच कर रहा है, माइनस वन को अप्रोच कर रहा है। ये कितना जवाब आ गया, माइनस टू आ गया। ठीक है बेटा। तो ये इसका जवाब आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आ गई, लेकिन दोनों क्या इक्वल हैं, एक माइनस टू आई है, एक माइनस फोर आई है, अनइक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डबल साइड लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या अनइक्वल आ गई हैं। इसी तरह से पार्ट सी जो है, इसके अंदर एफ एक्स ओवर जी एक्स निकालना है एट एक्स अप्रोचेस टू टू। तो बेटा अब यहाँ पे आपके पास टू पे का लिमिट निकालनी है और इन दोनों का डिवाइड करके, तो ये वन और ये टू। टू पे जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है बेटा, जीरो है, और एफ की लिमिट क्या है, समथिंग, वन पॉइंट समथिंग है, 1.33 समझे। ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की लिमिट जीरो आ रही है, तो डिनोमिनेटर की लिमिट जीरो हो गई। तो अब मैं इसको अंदर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर की लिमिट इस टू पर क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर डिनोमिनेटर की लिमिट टू पे जीरो नहीं होती, कुछ और होती, तो मैं यहाँ भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की लिमिट, और फिर कंप्यूट कर लेता। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की लिमिट क्योंकि जीरो आ रही है, इसलिए हम कहेंगे इसे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। एफ तो आपके पास निकल जाएगा, लेकिन जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एफ क्या आ गया, नंबर आ रहा है, एफ की लिमिट न्यूमरेटर की लिमिट निकल रही है और डिनोमिनेटर की लिमिट नहीं निकल रही है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, या इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है लेकिन न्यूमरेटर नॉन जीरो है। तो इस तरह से हमने इसकी लिमिट फाइंड कर ली। अच्छा देखिए, अब कुछ लॉज हैं जो हमें देखने हैं आगे और भी इसके साथ, कि अगर एफ ऑफ एक्स की पावर एन है और बाहर लिमिट इम्पोज हुई हुई है और एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, एफ के ऊपर बाद में पावर ले लें, है ना, पहले पावर लेना जरूरी नहीं है फंक्शन की, बाद में पावर लें, पहले लिमिट कंप्यूट कर लें। ये कैसे निकला, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये सिंपल वही लॉ है कि आपके पास एफ और जी, एफ ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर अज्यूम कर लें, तो वो जो आपके पास लॉ था, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए का, इसमें जी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दोगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये तो होल स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी तरीके से कन्वर्ट करते हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट बाहर लगी हो या स्क्वायर के अंदर लगी हो, या अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करे। तो ये होल स्क्वायर के लिए हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से मैं होल क्यूब के लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ, होल पावर फोर के लिए प्रूफ कर सकता हूँ, तमाम पावर्स के लिए प्रूफ कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव पावर्स के लिए है, क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास हमने रूट्स के लिए इंटीजर के अलावा बाकी के लिए प्रूफ नहीं किया। तो ये देखें, ये सिक्स ला आ गया। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इन लॉज के साथ, फंडामेंटल चीज़ों की, कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है। तो बेटा ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन की हाइट थ्रू आउट क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना।
हाइट कितनी होगी बेटा इसकी, सी से पास हो रही होगी, मतलब ये टोटल हाइट यहाँ पे इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सी होगा। अब इसके अंदर किसी पॉइंट ए पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो बेटा क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें क्लियरली बात है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ए पर के लेफ्ट हैंड पर इसकी लिमिट क्या आएगी। एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस ऑफ सी। हाँ बेटा, अब सी के लेफ्ट साइड पर, भाई सी की हाइट इसमें पता है कि फिक्स है, हर जगह इसकी फंक्शन की हाइट सी है। तो लेफ्ट साइड पर, ए के लेफ्ट साइड पर भी इसकी हाइट कितनी होगी, सी ही होगी ना। तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। तो इसकी लेफ्ट साइड पर फंक्शन की हाइट किसको अप्रोच कर रही होगी, सी को ही अप्रोच कर रही होगी। इसी तरह से राइट साइड पर फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच कर रही होगी, सी को ही अप्रोच कर रही होगी, क्योंकि फंक्शन को हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है कि थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पर डबल साइड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ गई, तो हमने प्रूफ कर दिया कि सी के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई कर दिया है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो जवाब क्या आता है आपके पास, सी ही आता है दोबारा से। तो ये एक फंडामेंटल फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया जो हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको ग्राफिकली चेक कर लिया, कि वेरीफाई कर लिया कि ये सही बात लिखी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फंडामेंटल फार्मूला क्या है, कि एक्स की लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचेस टू ए पर। तो आपका फंक्शन कौन सा दिया हुआ है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसका ग्राफ चेक करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, सबको पता है बेटा, 45 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, ये 45 डिग्री की लाइन होती है। और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी एक्स अगर यहाँ पर ए है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, ए ही आएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी ए ही आएगी, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी, वही फंक्शन की वैल्यू होगी। राइट। अब बताओ, अगर ए के लेफ्ट साइड पर, ए के लेफ्ट नेबरहुड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, ए को ही अप्रोच करेगा। और इसके राइट साइड पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, ए को ही अप्रोच करेगा। ग्राफिकली इसकी लिमिट निकालोगे तो ए ही निकलेगी ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर फंक्शन की लिमिट ए आएगी। तो ये हमने एक दूसरा फार्मूला प्रूफ कर दिया, कि भाई अगर फंक्शन सिंपल एक्स दिया हुआ है, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसकी लिमिट क्या होती है, ए के बराबर होती है। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। अब इन दो चीज़ों को हम ऊपर वाले फार्मूलाज के साथ कंबाइन करेंगे, तो हम इसमें बहुत सारी लिमिट्स कंप्यूट कर सकते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गए आपके लिमिट कंप्यूटेशन के। ठीक है बेटा। और बाकी अब आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक्स अप्रोचेस टू ए, ये लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये लिमिट इसके लिए एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ए को यहाँ क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल ए को रिप्लेस कर दो, ए कोई नंबर हो सकता है ना, रियल नंबर है, तो ए को रिप्लेस कर दें हम, अगर फॉर एग्जांपल 1 से या 2 से रिप्लेस कर दें, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी 2 पर, और 3 एक्स की भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है पॉलिनोमियल ये भी आपके आ गया। चलो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर लेने के बजाय हम इस तरह से जिम कर लेते हैं, एक्स प्लस थ्री कर लो। ठीक है बेटा, इस तरह से कर लें, एक्स प्लस थ्री। हाँ भाई, ये आपके पास एक्स की लिमिट भी 2 पे एग्जिस्ट करती है, आपको पता है वैल्यू जो है एक्स की लिमिट 2 पे क्या होती है, 2 होती है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इन दोनों ही कंबाइन लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस तरह से।
ठीक है, हमने कौन सा लॉ यूज किया है बेटा? ये पहला वाला लॉ यूज किया है। ये वाला लॉ यूज किया है कि अगर इंडिविजुअली दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो मैं लिमिट क्या दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसके बाद अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एक्स की लिमिट टू पर। ये प्रॉपर्टी हमको पता है कि एक्स की लिमिट जब टू पे निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, इसकी एक्स की जगह टू पुट कर देंगे, मतलब अगर ए पे निकालनी तो ए पुट कर देते हैं। इसी तरह से ये टू जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लस, और थ्री की लिमिट टू पे क्या होती है बेटा, हमें पता है कांस्टेंट नंबर की लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो तो कांस्टेंट नंबर ही रहता है। तो थ्री भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये थ्री ही रहेगा, और आंसर कितना आ गया बेटा? फाइव। तो इस तरह मैंने इसकी लिमिट निकाल ली है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों के? अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। एक्स अप्रोचिंग टू टू, और अब यहाँ पर लेता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसकी लिमिट निकालनी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, और आपको पता है एक्स प्लस थ्री की लिमिट एग्जिस्ट करती है टू पर, और ये एक्स की लिमिट भी टू पर एग्जिस्ट करती है। तो मैं लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू ऑफ एक्स प्लस थ्री। और ये आपको पता है किसके बराबर, टू के बराबर होता है, और ये आपको पता है ये बन जाएगा टू प्लस थ्री। ठीक। और जवाब क्या आएगा आपका? फाइव, फाइव इंटू टू, 10। तो इसकी लिमिट बेटा 10 आ गई। तो इस तरह से हम लिमिट को, फंडामेंटल लॉस को यूज करते हुए कॉम्प्लिकेट फंक्शंस की लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। आपको ये फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, फाइव पे लिमिट निकालनी है तो लिमिट को हर एक पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने इंडिविजुअली। और फिर इसके अंदर क्योंकि टू एक्स स्क्वायर आया था, इसका ला यूज किया तो हमें पता है कि टू कांस्टेंट नंबर है, वो बाहर आ सकता है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर पे हम पहले लिमिट लगा दें बाद में स्क्वायर कर लें, या पहले स्क्वायर करके बाद में लिमिट लगाएं, आंसर एक ही आएगा। तो पहले हम लिमिट लगा के बाद में स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे एक्स की लिमिट लगा दी है, ये फोर आ गया और ये बन गया 39। तो इस तरह हमने इसकी लिमिट कंप्यूट कर ली। तो सीधी सी बात ये है कि ये फंक्शन आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो आइंदा अगर आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू प्लग इन करते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। क्योंकि देखो इसमें से प्लग इन तो हुआ है एंड में, ये वाले स्टेप को अगर इस वाले स्टेप को कंपेयर करें डायरेक्टली इस स्टेप से, तो इसमें हुआ क्या है कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन था, तो इसमें वैल्यू प्लग इन हो गई है। टू इंटू फाइव स्क्वायर प्लस माइनस थ्री इंटू फाइव प्लस फोर, तो 39 आ गया। और देखो यहाँ पे आपके इस फंक्शन के अंदर माइनस टू पे लिमिट निकालनी है, तो इसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहले स्टेप में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा, तो बेटा हम उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब एक स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे हमारी समझ में आ जाएगा किस तरह करना है, तो हम उसको बाद में अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले देख करो माइनस टू पर डिनोमिनेटर की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो माइनस टू रखेंगे तो डिनोमिनेटर की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जाहिर सी बात है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें जो है ना फिर रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, हमें वापस जो है ना शुरू में सवाल पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर लिमिट एग्जिस्ट करेगी इंशाल्लाह, तो हम कर सकते हैं फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। और बाद में पता चला कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इस स्टेप को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर की लिमिट, लिमिटर पे अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। एक्स अप्रोचिंग टू माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। और बच्चों अब इसके अंदर जब डिनोमिनेटर में लिमिट लगाओगे, आपको पता है पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और पॉलिनॉमियल के अंदर भी हमने सीखा कि भाई इसको इतने सारे स्टेप में करने की जरूरत नहीं, तो पॉलिनॉमियल में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, एक ही बात होती है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस टू, और न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया माइनस टू का होल क्यूब प्लस टू इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन। और क्या बन जाएगा बेटा ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा एट, ये आएगा माइनस एट माइनस वन, ये प्लस एट होगा सॉरी, ये प्लस एट है और ये माइनस एट होगा, और डिवाइड बाई ये आएगा फाइव प्लस सिक्स, और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस वन अपॉन 11। तो ये इसकी लिमिट आ गई। देखो डिनोमिनेटर की लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई थी और न्यूमरेटर की भी एग्जिस्ट करती है। अगर में से कोई भी डज नॉट एग्जिस्ट आया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कहते, उसी वक्त हमें वापस जाना पड़ता, फिर ये वाला स्टेप हमारा कैंसिल हो जाता, फिर इसी क्वेश्चन में दोबारा पहुंचते, फिर हम कोई और टेक्निक सोचते इसको निकालने की।
ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगता ही नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर की लिमिट 0 आ जाती है यहाँ पर अगर, यहाँ तो 11 आ गई ना, तो ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की लिमिट 0 हो जाती, तो फिर हमें ये वाला स्टेप वापस कर लेना पड़ता, ये स्टेप हमारा कैंसिल हो जाता। फिर हम इसी स्टेप पे पहुंचते, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कि डिनोमिनेटर की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये लॉ जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लग ही नहीं पाता लिमिट और डिनोमिनेटर में सेपरेटली। ठीक है बेटा, तो ये हमने इस तरह से कर लिया। देखो इनका ही -1/11 आया है। अब अगला वाला, दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, उन्होंने दोनों कर लिए। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद, अच्छा बेटा, हमने पिछली एग्जाम्पल अभी की है, इसके अंदर एक बात ऑब्जर्व करें कि हमने पहले क्या पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, और ये पॉलिनोमियल पे लिमिट के लॉज लगाए स्टेप बाय स्टेप। तो आखिर में रिजल्ट जो आया, रिजल्ट कुछ इस तरह का आया कि लिमिट निकालने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू प्लग इन करनी है। जो भी लिमिट लगानी है उसकी वैल्यू प्लग इन कर देंगे तो लिमिट कंप्यूट हो जाएगी फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी हमने नोट की। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि रैशनल फंक्शन के अंदर भी अगर जब प्लग इन कर रहे हैं, जब लिमिट निकाल रहे थे, तो कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट प्लग इन ही करना पड़ा है। ये -2 जहाँ जहाँ एक्स आता है उसकी जगह प्लग इन कर दिया, तो रैशनल फंक्शन भी कंप्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के अंदर अगर हमें लिमिट निकालनी हो, तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड बन गया कि जस्ट वैल्यू प्लग इन कर दें। लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर है कि जिस पॉइंट पे अब लिमिट निकालनी है वो उसके डोमेन में होना चाहिए। क्योंकि 5 अगर इस पॉलिनोमियल के डोमेन में होगा तभी हम प्लग इन कर सकेंगे ना, अदरवाइज डोमेन में नहीं होगा तो प्लग इन कैसे करेंगे। ठीक है। इसी तरह -2 इस फंक्शन के, रैशनल फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, फिर प्लग इन कर सकते हैं। अगर डोमेन में नहीं हुआ तो प्लग इन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाए तो ये डोमेन में नहीं होगा फिर -2। राइट। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये डोमेन में नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्टली प्लग इन नहीं कर सकते। तो ये फिर एक थ्योरम भी बन गया हमारे पास, जो हमारे काफ़ी सारे स्टेप सेव कर लेगा। वो क्या, कि इफ ए फंक्शन इज polynomial or rational function and a is in domain of f, then limit x approaches to a, f of x is equals to f of a। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि अगर आपके पास पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के अंदर हमें लिमिट निकालनी हो, तो जस्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन सिर्फ किसके लिए निकला, ये सिर्फ पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के लिए है, तो बाकी फंक्शंस के लिए अभी मैंने प्रूफ नहीं किया। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन वेरी कर जाता है, बास फंक्शन के लिए इस बात सही नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के लिए हमने प्रूफ कर दिया है। अच्छा बेटा, ये बात आपको पता होगी कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी का, पता चला। खैर अभी हमने कंटिन्यूटी क्लास में डिस्कस हुई थी, तो अगली वीडियो में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वो कंटिन्यूटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। ठीक है, यही कंडीशन जो है कंटिन्यूटी के लिए भी होती है। लेकिन अभी हमने क्या है, पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के लिए प्रूफ किया है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए निकालना हो तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, काफ़ी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए जो है उसके डोमेन में होना ज़रूरी है। अगर वो रैशनल फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन अनडिफाइन हुआ उस ए पर, तो फिर हम लिमिट इस तरह कंप्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, सवाल ये आता है पॉलिनोमियल फंक्शन अनडिफाइन क्यों हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है क्योंकि अगर उसका डोमेन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड डोमेन है, तो उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी अनडिफाइन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया जो निकालना है किसी रेक्टेंगल का, किसी स्क्वायर का एरिया अगर आपको निकालना है, जैसे साइड के लेंथ कितने एक्स है, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, एरिया बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पे क्या है, अनडिफाइन होगा, तो वहां इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। कल को आपसे बोला गया है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -1 निकालो इस एरिया की, तो आप इस लिमिट को कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है तो पॉलिनोमियल, लेकिन -1 उसके डोमेन में नहीं आ रहा, तो इसकी लिमिट को इस फार्मूले से भी कंप्यूट नहीं कर सकते आप। ये फार्मूला वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा लिमिट कंप्यूट करने के लिए, डोमेन में होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन बेसिकली होता क्या है, रैशनल फंक्शन डिफाइन करते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन जो होता है डिवीजन ऑफ टू, फ्रैक्शन ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ
टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देना, हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाता है। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये रैशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रही है, पॉलिनोमियल आ रही है। तो ऐसे ये भी क्या है, आपके पास रैशनल फंक्शन है। इस रैशनल फंक्शन की लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचेस टू वन पर। अच्छा, अब ये रैशनल फंक्शन आ गया है, तो देखो इस रैशनल फंक्शन को अगर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, तो उसके लिए जरूरी है कि ऊपर की न्यूमरेटर की लिमिट भी एग्जिस्ट करे, डिनोमिनेटर की लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और डिनोमिनेटर की लिमिट क्या हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो देखो दो न्यूमरेटर तो एग्जिस्ट कर रहा है, वन रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, इक्वल टू जीरो आ गया, वन रखने पर डिनोमिनेटर क्या बन गया आपके पास, इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपके पास वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्वोशंट लॉ, जो ऊपर गिवन था यहाँ पर, ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और कौन, सॉरी, ये लॉ एग्जिस्ट नहीं, देखते हैं ऊपर लॉ कौन सा दिया हुआ था, हाँ ये है क्वोशंट लॉ, ये क्वोशंट लॉ कहलाता है। इसमें कंडीशन ये होती है डिनोमिनेटर की लिमिट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो अब वहाँ तो आपके पास डिनोमिनेटर की लिमिट इक्वल टू जीरो हो गई ना, डिनोमिनेटर के बना खोल, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी, कि डिनोमिनेटर क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में लिमिट निकालनी हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी जाती है, ये हमने सीख लिया ना। तो इसमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है, इनकी इंडिविजुअल लिमिट निकालोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्वोशंट लॉ नहीं ले सकता, ठीक है। अब क्वोशंट लॉ नहीं ले सकता, तो अब क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमको पता है कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है वन को, ठीक है, ये एक्स जो है अप्रोच कर रहा है वन को, नॉट इक्वल्स टू वन तो नहीं है ना, अप्रोच कर रहा है वन, ठीक है। और चाहे तो आप इसके अंदर कैलकुलेशन इस बुनियाद पे भी कर सकते हैं कि अगर कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, कैंसिलेशन में कर रहा हूँ लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, तो उनकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक काम करते हैं, मैं भी कैंसिल नहीं करता, लेकिन मैं इस फंक्शन को अलग से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, तो सिम्प्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और ये कैंसिल आउट होगा, तो साथ में डोमेन भी लग जाएगा, ये एक्स प्लस वन आ जाएगा, और डोमेन की वैल्यू क्या होगी कि एक्स माइनस वन। अच्छा, इसमें कैंसिल अगर करेंगे तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और ये क्या बन गया, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया है, ठीक, जिसको हमने सिम्प्लीफाई किया था, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स निकालूं, जी ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन लेता हूँ अलग से, खाली एक्स प्लस वन का, तो अब इन दोनों फंक्शन में ये फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स, और ये नया फंक्शन जो जी ऑफ एक्स मैंने अपने पास से डिफाइन किया है, इन दोनों फंक्शन में किस चीज़ का फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस एफ ऑफ एक्स के अंदर एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू वन अलाउ नहीं है, इसके डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है, एक्स इक्वल्स टू वन, जबकि जी ऑफ एक्स के अंदर तमाम पॉइंट शामिल है, इसमें वन भी आ सकता हूँ वैल्यू में, वन पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वन रखूंगा तो जी ऑफ वन बराबर हो जाएगा वन प्लस वन टू, जबकि एफ ऑफ एक्स के अंदर वन नहीं हो सकता क्योंकि इसके डोमेन में वन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है दोनों फंक्शंस के अंदर। अब दोनों फंक्शन में जब एक पॉइंट का फर्क है,
तो क्या इन दोनों फंक्शंस की लिमिट में कोई फर्क होगा? एफ ऑफ एक्स की लिमिट में और जी ऑफ एक्स की लिमिट में कोई फर्क होगा? क्योंकि सिर्फ डोमेन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट का फर्क आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ग्राफ को हम देखें, चलो हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये क्या है? एक्स प्लस वन है, लेकिन इसके डोमेन में क्या है? एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन। और ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट। और जी ऑफ एक्स के ग्राफ में आपके पास, अच्छा इन्होंने पॉइंट ऊपर नहीं है, जी ऑफ एक्स ये किसी और फंक्शन को लिया हुआ है। एनीवे, जी ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। अच्छा ये ग्राफ एक्स प्लस वन का नहीं है, सॉरी। तो असल में किसी और फंक्शन का ग्राफ है। मैं जी ऑफ एक्स का ग्राफ खुद प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स प्लस वन है, तो इसके अंदर जब एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू वन आएगी। फिर एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी टू। तो इस किस्म का ग्राफ बनेगा बेटा ये। और इसकी वैल्यू वन पे क्या है? ये आपके पास अनडिफाइन है। एक्स की वैल्यू वन पर ये अनडिफाइन है। इधर एक होल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। और जी ऑफ एक्स में क्या होगा कि ये जो है वन, जी ऑफ एक्स तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड है, इसमें कोई होल नहीं है, जबकि इसके अंदर यहाँ पे होल है पंच। ठीक है, अनडिफाइन हो गया था। तो अब चेक करो कि इन दोनों पर अगर आपके पास लिमिट निकालनी है, लिमिट किस पे निकालनी है बेटा? किस पॉइंट पे निकालनी है? वन पे लिमिट निकालनी है। तो वन पे लिमिट फाइंड करोगे तो वन की जो लिमिट की वैल्यू है इसमें कोई फर्क होगा इन दोनों पे? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इस केस में, एफ के केस में भी सेम ही आएंगी। और इसके अंदर भी आपके पास लेफ्ट और राइट जो है सेम वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास दोनों पे टू होगी। तो इन दोनों फंक्शन में क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का फर्क आ रहा है, तो लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू तो मुख्तलिफ है एक पॉइंट पर, ये अनडिफाइंड हुआ वन पे और ये वन पे डिफाइंड है। लेकिन इनकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और हम ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं ग्राफिकल प्रोसीजर के अंदर। ग्राफिकल मेथड जो था वहां पे दो फंक्शन जिनमें सिर्फ एक पॉइंट का फर्क होता है, तो उनकी लिमिट जो होती है वो सेम रहती है। तो अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की जो नॉट इक्वल्स टू वन पे डोमेन पर है, पोलिनोमियल, तो अगर हम इस पोलिनोमियल की लिमिट निकालें, दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन, और इस फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ एक्स से, यानी एक्स प्लस वन से। डोमेन को नॉट इक्वल टू वन लिख दें या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट तो डोमेन से बाहर भी कंप्यूट हो सकती है ना। अब आपके पास एक्स अप्रोचेस टू वन पे ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। और पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकलेगी बेटा? आपको पता है वैल्यू पुट कर दी आती है, ये वन प्लस वन। आंसर कितना आ गया? टू। तो बेटा समझ में आ रहा है आपके पास हमने क्या किया? इस वाले फंक्शन को, रैशनल फंक्शन को, इसके इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इस रैशनल फंक्शन के डोमेन में वन नहीं था, इस रैशनल फंक्शन, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन में वन मौजूद है। लेकिन क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट का आ रहा था, तो इससे लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिमिट की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी नहीं है। अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती तो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आती। इस फंक्शन की वैल्यू ये वन पे अनडिफाइंड है और ये वन पे डिफाइंड है। एज ए फंक्शन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन लिमिट की वैल्यू दोनों की सेम होगी। क्योंकि हम देख चुके हैं कि लिमिट के अंदर एक पॉइंट के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इस तरह से हम इसकी लिमिट कंप्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट कंप्यूट करते वक्त आइंदा से अगर इस तरह का फंक्शन मिल रहा है आपको जिसका डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, तो हम इसको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड करनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? टू आ जाएगा बेटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू
3, x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब ये लिमिट कंप्यूट करनी है। तो अब यहाँ पे 3 रखूंगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है क्वोशंट लॉ हम नहीं लगा सकते, दोनों की लिमिट अलग अलग कंप्यूट नहीं कर सकते। तो हम अभी इसके अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी सी। ये क्या बन जाएगा, फैक्टर x-3, x+3 ओवर x-3। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को इसके सिंपल फंक्शन से रिप्लेस कर सकता हूँ। x∞ x+3 से रिप्लेस कर सकता हूँ विदाउट शोइंग द डोमेन, या चाहो तो डोमेन लिख भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोमेन लिखने से, क्योंकि इस फंक्शन में जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे वाला फंक्शन, इन दोनों में किस पॉइंट का फर्क है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। ऊपर वाले स्टेप में ये 3 पर अनडिफाइन है, और नीचे वाला 3 पर डिफाइंड है। सिर्फ दो नंबर, एक नंबर का फर्क है इसके अंदर। 3 पे ये डिफाइंड है और 3 पे ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड है। 0.0 बन जाएगा 3 पे, और 3 पे इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन हम क्योंकि यहाँ लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो लिमिट फाइंड करते हुए एक पॉइंट के डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट की वैल्यू पर। तो हम इसकी लिमिट की कंप्यूट कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। और ये आपके पास क्योंकि एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और पॉलिनॉमियल फंक्शन का हमको पता है कि जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ये 3+3 बन जाएगा, और ये लिमिट कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से हम लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं इसकी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा अच्छा हमारे पास टूल आ गया, जिसकी मदद से बहुत सारे कॉम्प्लिकेट फंक्शंस की हम लिमिट कंप्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इफ f(x) इक्वल टू g(x) व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू a। मतलब f(x) और g(x) तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल फंक्शन हो, जिनमें सिर्फ एक पॉइंट का फर्क आ रहा है, एक पॉइंट में दोनों का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनकी लिमिट भी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। उस पॉइंट पे भी इक्वल होगी, जहां पे ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं वहां पर लिमिट भी क्या होगी उनकी, इक्वल होगी। अब देखें यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, बल्कि ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन है, इसकी लिमिट g(x) की लिमिट क्या निकालनी है, 1 पे निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लिमिट फाइंड करना है x∞ 1, और ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है x+1, x इज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है x=1 पे। तो अभी पीस वाइज फंक्शन है, तो बेटा हम x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये 1 तो नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो इस पीस वाइज फंक्शन के अंदर हम कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला फार्मूला करेंगे लिमिट कंप्यूट करने के लिए। क्योंकि नीचे वाला फार्मूला कहाँ वैलिड है, सिर्फ 1 पे वैलिड है। जबकि ऊपर वाला फार्मूला नॉट इक्वल टू 1, मतलब अगर 1 नहीं, 1 के अलावा कोई भी इसका लेफ्ट नेबर या राइट नेबर है, तो उस सूरत में ऊपर वाला फार्मूला वैलिड होगा। तो इसका मतलब है लिमिट जो कंप्यूट करेंगे, हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला फार्मूला बचेगा, x+1। क्योंकि हमारा यहाँ पर लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं, तो x∞ 1 है। और अब ये क्या आ गया आपके पास बेटा, पॉलिनॉमियल फंक्शन आ गया है। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की लिमिट निकालने का तरीका आपको पता है, जस्ट वैल्यू प्लग इन कर दिया है। तो ये 1+1 आ गया, और ये कितना आंसर बनेगा, 2। तो हमने जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज है पॉलिनॉमियल फंक्शंस की लिमिट फाइंड करने का, जो ऊपर हमने देखा था कि वैल्यू प्लग इन कर दिया है पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर, तो लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और बड़ी यूजफुल चीज है। उसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला नहीं होता तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस की लिमिट निकालना, बल्कि तमाम फंक्शंस की लिमिट निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये देखें, इसकी लिमिट हमने फाइंड कर ली। तो ये प्रॉपर्टी पॉलिनॉमियल फंक्शन की हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब बेटा देखो यहाँ पे आपके दिया हुआ है, अब ये फंक्शन दिया हुआ है 3+h का होल स्क्वायर -9/h। इसकी लिमिट निकालनी है 0 पे। तो बेटा अगर 0 पे, ये क्वोशंट रूल तो लग नहीं सकता, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की लिमिट क्या आ रही है, h=0 पे 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। जब इसको सिम्प्लीफाई करने बैठोगे तो आप पहले लिमिट इसको ऐसी ही रहने दें, अभी लिमिट अप्लाई ना करें, ठीक है। और सिम्प्लीफाई करते हैं, ऊपर जो है इसका स्क्वायर से एक्सपेंड कर लें, मर्जी आपके, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगा लें, जिस तरह चाहे स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेते हैं। 9 - 6h प्लस h² -9/h। और ये आपके पास
+9 और -9 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ऊपर क्या आ गया, -6h प्लस h² डिवाइड बाई h। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे पता है कि इस मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो h अप्रोचिंग टू 0, ऊपर h कॉमन निकल जाएगा, -6 प्लस h/h। और मैं इस फंक्शन को इसके सिंपल वर्जन से रिप्लेस कर दूं जिसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट का फर्क होगा। इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या फर्क है बेटा, इस h को ऐसे कैंसिल करके मैं ऑब्टेन किया है। तो ये वाला ऊपर वाला फंक्शन 0 पे अनडिफाइंड है, और नीचे वाला फंक्शन जो है 0 पे डिफाइंड है। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, तो इन दोनों की लिमिट भी सेम होगी। जो लिमिट मैं इसकी कंप्यूट करूंगा वही लिमिट ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट होगी। तो बजाय ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट निकालने के मैं नीचे वाले फंक्शन की लिमिट निकालता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, क्या बन जाएगा बेटा, -6 + 0। ये क्यों किया है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एच की फॉर्म में पॉलिनॉमियल है। और जवाब क्या आ गया, -6। तो बेटा इसका आंसर इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई है, -6 आ गई है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपके पास। -6 में हमने कुछ मेरे ख्याल में कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये +6 होगा, सही है, ये +6 आएगा। फिर ये +h का होल स्क्वायर था ना, ये मिस्टेक की थी। ये इसकी लिमिट +6 आ जाएगी इससे। ठीक है बेटा, ओके। तो अब ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, ये फंक्शन है, इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है। तो अब क्या करें, इसके अंदर अगर मैं रखता हूँ डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन रूल नहीं लग सकता। इसका मतलब है मुझे मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है इसी के अंदर। तो ये t अप्रोचिंग टू 0, और यहाँ पे क्या करें भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो तरीका होता है फैक्टराइज करने का, और दूसरा तरीका क्या होता है आपके कॉन्जुगेटिंग भी ले सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज करके देखें, रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेटिंग के थ्रू। t² + 9 - 3/t², इससे मल्टीप्लाई करते हैं, √t² + 9 + 3/, √t² + 9 + 3। हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। और ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट t अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, ऊपर जो है a - b का फार्मूला बन जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास t² + 9 -3 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई ये बन जाएगा t² × √t² + 9 + 3। और ये के पास बन जाएगा लिमिट t अप्रोचिंग टू 0। ऊपर ये स्क्वायर रूट है तो अंदर क्या बचेगा, t² + 9 - 9 डिवाइड बाई, और ये t² √t² + 9 + 3। अच्छा, ये +9 -9 कैंसिल हो गए। ये हो जाएगा t² √t² + 9 + 3। अब बेटा इसके अंदर टी स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मैं लिमिट कंप्यूट करने जा रहा हूँ। तो लिमिट कंप्यूट करते हुए जैसे आपको पता है कि एक पॉइंट का फर्क आएगा इनको कैंसिल आउट करने से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी लिमिट की वैल्यू में। तो लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 कैंसिल आउट कर दिया, और फिर इसके अंदर ये 1/t² + 9 + 3, और फिर लिमिट लगा दें इस पे। तो अब लिमिट लगाने पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, और जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में तो 1 है, 1 की लिमिट 1 ही रहेगी। और इसमें डिनोमिनेटर में अप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 का स्क्वायर + 9 + 3। और ये क्या बन जाएगा, 1/√9 + 3। ये बन जाएगा 1/3 + 3। और ये आ गया 1/6। तो देखो यहाँ भी आपको 1/6 दिया हुआ है आंसर, और इसकी लिमिट आपके 1/6 आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से फाइन कर ली हमने इसकी लिमिट। देखो कॉम्प्लिकेट सा फंक्शन दिया हुआ था और इसका आंसर 1/6 आ गया आपके पास। हमने क्या किया, बेसिक लिमिट के लॉज यूज किए हैं। तो ऐसी बहुत सारे लिमिट्स आप कंप्यूट कर सकते हो।
इस तरह की टेक्निक यूज करके। अभी आपके पास मॉड ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी है बेटा, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स का फॉर्म, ये आपके पास लिमिट निकालनी है आपको, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स तो पता है आप लोगों को क्या होता है, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब बेटा यहाँ मसला ये आ गया कि जीरो पे जो है आपको लिमिट कंप्यूट करनी है, लेकिन जीरो पे लिमिट निकालते वक्त आपका, क्योंकि लिमिट को पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली आती है और राइट हैंड लिमिट भी निकाली आती है, दोनों अगर इक्वल आए तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में हम एक साथ डबल साइड लिमिट कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो का लेफ्ट पॉइंट, जीरो के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट कौन से डोमेन में आएंगे, वो इस डोमेन में हैं, और जीरो के राइट साइड वाले पॉइंट वो इस डोमेन में आ रहे हैं। तो मुझे एक साथ में लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। जब भी पीस वाइज फंक्शन में ऐसा पॉइंट आ जाए जिसका लेफ्ट डोमेन अलग फार्मूले के तहत आ रहा हो और राइट डोमेन अलग फार्मूले में तहत आ रहा हो, तो उसमें हम एक साथ कंप्यूट नहीं कर सकते, उसके सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करेंगे, इसके अंदर पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अब लेफ्ट हैंड, जीरो का लेफ्ट हैंड कौन से डोमेन में आ रहा है बेटा, कौन से इंटरवल में आ रहा है, लेस देन वाले इंटरवल में आ रहा है, ग्रेटर देन वाले इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि जीरो से नेगेटिव जीरो की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो जीरो से लेसर नंबर है ये। और जीरो से लेसर कौन से डोमेन में आएगा, ऊपर के डोमेन में आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव, और फार्मूला सिर्फ ये वाला लिखूंगा क्योंकि यही वाला फार्मूला अप्लीकेबल है जीरो नेगेटिव पे। ये जीरो से के बराबर में तो पॉइंट है, लेकिन उससे लेसर पॉइंट है, इसलिए हम सिर्फ ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे आपके पास पता है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में जब लिमिट निकालनी होती है बेटा, लेफ्ट, अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर पी ऑफ एक्स कोई दिया हुआ है और उस पर लिमिट निकालनी है, तो ये बराबर होता है पी ऑफ ए के। अच्छा, अगर इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो, तो वो भी पी ऑफ ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि डबल साइड लिमिट पी ऑफ ए तभी निकलती है ना, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी पी ऑफ ए हो और राइट हैंड लिमिट भी पी ऑफ ए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल साइड लिमिट अगर पी ऑफ ए आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी पी ऑफ ए के बराबर होगा और राइट हैंड लिमिट भी पी ऑफ ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी हो तो जस्ट आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से, और राइट हैंड लिमिट निकालनी तब भी एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो यहाँ पर क्या किसकी, जीरो पे निकालनी है, जीरो नेगेटिव पे, तो हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे जीरो से, तो ये जाएगा माइनस इंटू जीरो, और जवाब क्या आ जाएगा, ये जीरो। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई बेटा। और अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। अब बेटा बताओ, इसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, अब जीरो प्लस कौन से डोमेन में आ रहा है, नीचे वाले डोमेन में आ रहा है ना, एक्स से ग्रेटर देन जीरो में आ रहा है जीरो प्लस। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एक्स का। और ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और लिमिट लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, प्लग इन कर दूंगा, ये जीरो बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास जीरो आ गई और राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल साइड लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, देयर फोर डबल साइड लिमिट जो है एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एक्स, एक्स एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों जीरो आ गई हैं, तो इसका मतलब है जो डबल साइड लिमिट है वो भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो मोड ऑफ एक्स भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये ग्राफ से भी आपको बात पता है कि मोड ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है, तो जीरो पे तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट साइड से भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिट जीरो ही आएगी। लेकिन हमें ग्राफ प्लॉट किए बगैर लिमिट कंप्यूट कर ली, इंटरेस्टिंग बात ये है। अच्छा, अब आपको ये लिमिट निकालनी है,
मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स की जीरो पे लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो अब ये भी कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स कंप्यूट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ये वन अपॉन एक्स, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एकदम, मोड ऑफ एक्स क्या बना था बेटा, ये बराबर था माइनस एक्स के व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब इसके अंदर जब वन अपॉन एक्स बाहर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा फंक्शन से, फंक्शन के तमाम फॉर्मूलों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और ये क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एक्स, इसको भी डिवाइड करेगा ये, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। बेटा अब इक्वल टू जीरो लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये आपके पास अब ये फार्मूला जो है ना जीरो पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपको पता है जहां फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होता है उसको हम डिफाइन से निकाल लेते हैं, पहले भी हम ये काम कर चुके हैं वैसे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला जीरो पे क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया है। ठीक है, और इसको फिर हम कंप्यूट कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और ये क्या बन जाएगा, माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और ये वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब बेटा इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है, तो हमें ये डबल साइड लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड पर फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन का फार्मूला अलग है, और राइट साइड पर फंक्शन का फार्मूला अलग है। तो इसके लिए जो है ना, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। याद रखें, जब भी आपके पास पीस वाइज फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें अलग अलग फार्मूले हों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, तो आपको अलग अलग ही कंप्यूट करना पड़ता है। जीरो माइनस, हाँ बेटा जीरो माइनस जो है कौन से डोमेन में आ रहा है, ऊपर वाले डोमेन में आ रहा है, नीचे वाले डोमेन में आ रहा है, ऊपर वाले डोमेन में आ रहा है ना बेटा, जीरो से लेसर है ये। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला पीस वाइज फंक्शन का हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला लिख देंगे, फिर ऊपर वाला फार्मूला माइनस वन। और ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर लिमिट लगाते हैं, आपको पता है कांस्टेंट नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। ये कितना आ गया बेटा, माइनस वन आ गया। और राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी, राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, और वो माइनस वन एक्स इज लेस देन जीरो, और वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब जीरो प्लस पे है, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, नीचे वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, और ये वन। ठीक है, और इस वन पे अब लिमिट लगाओगे तो आंसर कितना बनेगा, वन ही बनेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा अलग अलग आ गई दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, कि लिमिट क्या है आपके पास, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, it implies that limit does not exist। x approaching to zero, कौन सा फॉर्मूला था ये, मोड ऑफ x ओवर x does not exist। तो ये हमने देख लिया। अच्छा बेटा अब ये देखो यहाँ पर, हाँ बेटा अब ये आपके पास अगला अगली एग्जांपल नाइन है, इसमें आपको पीसेस फंक्शन ये दिए हुए हैं, अंडर रूट एक्स माइनस फोर वैन एक्स इज ग्रेटर देन फोर, एट माइनस टू एक्स वैन एक्स इज लेस देन फोर। इस पर लिमिट किसे निकालनी है, एक्स अपोचिस टू फोर निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फोर, अंडर रूट एक्स माइनस फोर वैन एक्स इज ग्रेटर देन फोर, और एट माइनस टू एक्स वैन एक्स इज लेस देन फोर। ये फंक्शन फोर पर अनडिफाइन है, ठीक है, लिमिट फाइंड करनी है। तो अब मुझे क्योंकि फोर पे लेफ्ट साइड पे जो है वो अलग इसका फार्मूला है, और राइट साइड के लिए फार्मूला अलग है, फार्मूला के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, मैं एक साथ दोनों लिमिट नहीं निकाल सकता। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं।
लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 when x is greater than equals to greater than 4 and 8 minus 2x when x is less than 4। अब 4 माइनस जो है वो कौन सा डोमेन में आ रहा है, नीचे वाले डोमेन में आ रहा है, इसलिए फार्मूला यही वाला यूज होगा, सिंगल नीचे वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 माइनस 8 माइनस 2x। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, इस पे ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल पे लिमिट निकालनी होती है, आपको बात पता है, क्या करेंगे हम, 8 - 2 × 4, जस्ट वैल्यू पुट कर प्लग इन कर दी जाए, और वैल्यू प्लग इन करोगे पोलिनोमियल के अंदर तो ये बन जाएगा 0। तो लिमिट आ गई इसकी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करें, कंसीडर राइट हैंड लिमिट। दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम लिमिट कंक्लूड कर देंगे। अभी अभी हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 प्लस, हाँ बेटा अब इसके अंदर वही पीस वाइज फंक्शन आ गया। अब 4 प्लस कौन से डोमेन में आ रहा है, ग्रेटर देन के डोमेन में आ रहा है, इसलिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे। ये क्या है, एक्स माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 प्लस, और ऊपर वाला फार्मूला आ गया x - 4 का। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल नहीं सॉरी, ये आपके पास क्या आ गया है, अंडर रूट का फंक्शन आ गया। और रूट के फंक्शन का भी हमने लॉ पर देखा था, या शायद मैंने स्किप कर दिया, तो ऊपर का लॉ देख लेते हैं। ऊपर रूट फंक्शन का भी दिया हुआ है, ये रूट के अंदर का फंक्शन दिया हुआ रेडिकल साइन के साथ। तो उस वक्त में क्या किया जाएगा, देखें, nth रेडिकल है किसी भी फंक्शन का, एक्स अपोजिट ए का, तो इसके अंदर रेडिकल साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट जो है इनसाइड फंक्शन में अप्लाई हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर एन इवन है तो आप अंदर फंक्शन का पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो लिमिट उस वक्त में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक, तो अभी यही लॉ यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। हाँ बेटा, तो अब यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर अब 4 पॉजिटिव है, तो बेटा 4 पॉजिटिव में इसमें रखूंगा, तो अंदर जो रूट के अंदर जो होगा नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, 4 पॉजिटिव, एक्स को हमने 4 से बड़ा नंबर रखा है, 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव में से 4 को माइनस करोगे तो अंदर जो नंबर बनेगा रेडिकल के अंदर वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव तो आपको पता है कोई मसला नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल फंक्शन के अंदर पॉजिटिव, इसका मतलब इनसाइड फंक्शन पे लिमिट लगा सकते हैं ना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, पता है रूल के तहत अंदर अगर नेगेटिव आता तो फिर ये लिमिट अनसाइड फंक्शन पे नहीं लगा सकते थे। तो अब मैं लगा सकता हूँ, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 प्लस x - 4। अब बेटा ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, जस्ट वैल्यू प्लग इन कर दी जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 4 - 4, जस्ट वैल्यू प्लग इन कर दी मैंने, ये क्या हो गया 0, और आंसर कितना आया बेटा, 0 आ गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने ये वाला लॉ यूज किया जो पहले यूज नहीं किया था, रेडिकल के अंदर इस फंक्शन को लिमिट को ले आने के लिए हमने वो लॉ यूज किया है, और पहले चेक किया कि रेडिकल के अंदर साइन जो है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ये हाफ रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव नंबर आता तो हम लिमिट को अंदर नहीं ले आ सकते थे, फिर ये आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाता। लेकिन अभी हम लेके चले गए लिमिट को, क्योंकि अंदर जो नंबर आ रहा था वो पॉजिटिव था, तो इसकी लिमिट आ गई 0। तो देखो इसके अंदर राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन में से पूछा गया था डबल साइड लिमिट, तो डबल साइड लिमिट क्या आ जाएगी बेटा इसकी, 0 आ जाएगी, देखो 0 लिखा हुआ है, डबल साइड लिमिट 0 आ गई। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो इस तरह से हम लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं पीस वाइज फंक्शंस की भी। अब देखो यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले इसको समझ लो।
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका अल्टरनेट नाम क्या है आपके पास? ब्रैकेट फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं हम। इसका काम क्या होता है? 2.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 2.1 से छोटे इंटीजर जो है आपके पास 2 है, 1 है, 0, -1। इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है? 2 है। जो आपके आ गया 2 आ गया। अच्छा, अगर मैं 2.9 का ब्रैकेट निकालूंगा तो उसका मतलब ये 2.9 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2, 1, 0, -1। उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं इसके अंदर हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर ब्रैकेट एक्स की बात की आ रही है, ब्रैकेट एक्स का फार्मूला क्या है? कि ये बराबर होगा ए के, अगर एक्स जो है वो किसके दरम्यान लाई करता हो? ए और बी के दरम्यान लाई करता हो। ए और बी क्या है? इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है आपके पास? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। या यूं भी कह सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और बेहतर फॉर्म में डिफाइन करूं तो हम ये कह सकते हैं कि A+1 में लाई करेगा। ए इज द इंटीजर, ए इज एन इंटीजर। तो अगर x जो है a और A+1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो जवाब में क्या लिखेंगे हम? a लिखेंगे। लेट सपोज अगर मैं यहाँ ब्रैकेट फंक्शन दे दूँ और इसके अंदर दे दूँ 1.3, तो 1.3 को चेक करो कि किन दो इंटीजर, आपको पता है 1.3 जो है वो लाई करता है किसके दरमियान? 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। इसका जवाब क्या होगा? 1। जो लोअर बाउंड है, लोअर लिमिट, लोअर इंटीजर वही आएगा जिसका लोअर इंटीजर कौन सा है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? 1.9 का ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1.9 किसके दरमियान लाई करता है? 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। अच्छा, अगर ब्रैकेट ऑफ -1.1 निकालेंगे तो क्या बनेगा? अब -1.1 किसके दरमियान लाई करता है बेटा? -1.1 जो है वो लाई करता है -2 और -1 के दरमियान। तो इसमें छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? -2 है, तो ये बराबर होगा -2 के। ठीक है, जिन दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान आ रहा है वो नंबर, तो उसमें लोअर इंटीजर ले लेंगे। अब मैं -3.5 पूछता हूँ आप लोगों से, इसका ब्रैकेट निकालें। इसका ब्रैकेट क्या बनेगा बेटा? अब -3.5 किसके दरमियान लाई करता है? किन दो इंटीजर्स के दरमियान लाई कर रहा है? ये -4 और -3 के दरमियान लाई कर रहा है, तो इसमें लोअर इंटीजर कौन सा है? -4 का। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का काम होता है। तो अब इसके अंदर उन्होंने पूछा क्या है? लिमिट निकालनी है। अच्छा ठीक है, 3 पर। तो अब क्या मतलब हुआ कि इसकी लिमिट, आपको लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचिंग टू 3 ऑफ ब्रैकेट फंक्शन x। तो अब क्या बेटा, क्योंकि 3 पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी, 3 नेगेटिव पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेट निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। 3 माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अभी 3 माइनस है, तो ये ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से छोटा नंबर है, तो इसमें ब्रैकेट फंक्शन और क्या वैल्यू देगा? इसकी वैल्यू 2 देगा, क्योंकि 3 से छोटा नंबर है ना। 3 से छोटे नंबर में ब्रैकेट क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी। और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी बेटा इसकी? तो 3 से बड़ा नंबर है, तो आपको पता है 3 से बड़ा नंबर 3.1 की या 3.01 भी है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 3 बनेगा। तो देखें, इसके राइट हैंड लिमिट 3 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, तो इसका मतलब है कि ये जो डबल साइड लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट।
ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बेटा, और ये इसका ग्राफ होता है ब्रैकेट फंक्शन का, याद रखें, इसको फ्लोर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कई नोटेशन है, सारी नोटेशन यहाँ लिखी हुई है आपके पास। इसको इस तरह भी नोट किया जाता है, इस तरह भी नोट किया जाता है, इस तरह भी नोट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं तो इसे फ्लोर फंक्शन कहते हैं। तो ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ देखो क्या है। 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, फिर 1 से आगे 1.1 पे भी 1 है, 1.9 पे भी 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू अचानक 2 जाएगी, फिर उसके बाद 2.1, 2.2, इन सब पे वैल्यू 2 है, लेकिन जैसे ही 3 होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये जो है ना, स्टेप फंक्शन इसके बन रहे हैं, स्टेप्स बन रहे हैं, जैसे स्टेयर के स्टेप्स होते हैं, राइट। और इस पे देखो 3 पर इसकी लिमिट निकालोगे, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बेटा, आज हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम स्क्यूज थ्योरम करेंगे, जो इसके बाद डिफाइन हुआ है। ठीक है, स्क्यूज थ्योरम का वर्किंग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।